अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। हमने जो पिछली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने ये वाला टॉपिक जो था ये हमने किया था प्रूफ कि टा ओवर आर इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एल। ये हमने कल काम कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है माय डियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है वो ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। ये विल टेल के जी व्हाट इज स्ट्रेंथ। द टर्म strength of a solid strength of a shaft means the maximum torque और पावर। ठीक है, जो मैक्सिमम टार्क या पावर कोई भी शाफ्ट ट्रांसमिट कर सकती है। अगर टार्क होगा तो न्यूटन मीटर में मेजर करेंगे, पावर होगी तो वो वाट्स में या किलो वाट्स में मेजर करेंगे। तो मैक्सिमम ये दोनों दोनों के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम टार्क भी यूज आती है। स्ट्रेंथ का मतलब ही है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कोई भी शाफ्ट कितना ज़्यादा टॉर्क जो वो ट्रांसमिट कर सकती है या कितना ज़्यादा पावर जो है वाट्स में वो ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए शाफ्ट। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर एग्जाम में फर्क को अगर आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। द टर्म स्ट्रेंथ ऑफ ए शाफ्ट मीन्स द मैक्सिमम टॉर्क और पावर इट कैन ट्रांसमिट। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अच्छा जी, अब होता क्या है कि कहता है मैटर ऑफ फैक्ट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग टॉर्क। हमें हमेशा टॉर्क निकालना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह देखें, कभी भी आप जाएंगे ना कोई मोटर लेने के लिए, कोई इंजन लेने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आप जाके कहेंगे ना कि हमें जनाब यहाँ पे इतने न्यूटन मीटर की हमें मोटर दे दें। वो न्यूटन मीटर नहीं सुनेंगे, वो आपसे कहेंगे भाई हमें बताएं हॉर्स पावर, बताएं कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए या कितने वाट्स की मोटर चाहिए, कितने किलो वाट की मोटर चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए पावर दी होती है, हमें टॉर्क निकालना पड़ता है, चाहे वो मोटर हो या कोई इंजन हो या कोई शाफ्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, आर कहता है हम हमेशा हमारी दिलचस्पी हमेशा इसमें हम हमेशा से दिलचस्पी लेते हैं कि कोई भी मोटर, ये हमारा इंटरेस्ट होता है कोई भी जो शाफ्ट है वो कितना जो टॉर्क है वो ट्रांसमिट कर सकती है। पावर में कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये ज़्यादा जानिए यूँ समझना कि स्ट्रेंथ ऑफ, अगर पूछे व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट, तो आप कहेंगे इट्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क दैट ए मोटर कैन दैट ए शाफ्ट कैन ट्रांसमिट। आर जो है वो रेडियस है शाफ्ट का, टा जो है वो shear stress है। ठीक है जी, अब कहता है कंसीडर शाफ्ट सब्जेक्ट टू टॉर्क टी एज शोन फिगर 27.2। 27.2 के ज़रिए उसने दिखाई है, एक शाफ्ट दिखाई है, ये शाफ्ट है। और उसमें कहता है कि उस पर टॉर्क टी लग रहा है, इसमें टॉर्क टी दिखाया नहीं हो, आप लगा दें टॉर्क, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप टॉर्क लगा दें आप यूँ आप लगा दें टॉर्क टी। ठीक है, टॉर्क दिखा दें, अपनी किताबों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए, एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए जिसकी थिकनेस डी एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। ये यार ये कोई एलिमेंट है, ये एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये सर्कुलर, ये बहुत बारीक है, एक बाल से ज़्यादा बारीक है। ठीक है, इतना बारीक है कि इसकी जो थिकनेस डी एक्स है ना वो इतनी छोटी है डी एक्स के डी एक्स इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो के बड़ा करीब है, ज़ीरो के बहुत ही करीब है। तो इस रिंग का जो रेडियस है वो एक्स है, इस रिंग का रेडियस, शाफ्ट का रेडियस आर है, शाफ्ट का रेडियस आर है। तो कहता है कि जी अब ये वाला जो रिंग है इसकी थिकनेस डी एक्स है, उसका एरिया कितना है वो उसने बताया दैट इज डी ए। डी ए मतलब बहुत छोटा एरिया, डी एक्स मैंने बहुत छोटी थिकनेस है। अच्छा जी, अब कहता है कि जी हमने डी ए निकालना है इसका, यानी ठीक है, डी ए कैसे निकालेंगे, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। 2 पाई एक्स क्या है, 2 पाई एक्स ये जो एक बारीक सा जो रिंग है ये इसका सरकमफेरेंस, ये इसका सरकमफेरेंस, एक लंबाई ये आ गई और डी एक्स इसकी दूसरी लंबाई की चौड़ाई, लंबाई इसकी होगी 2 पाई एक्स और जो इसकी चौड़ाई है वो है डी एक्स। तो ये इसका बन गया एरिया डी ए। और कहता है शीयर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो शीयर स्ट्रेस है वो कैसे निकालनी है, टा एक्स इज इक्वल टू टा इंटू एक्स ओवर आर। अब ये कहाँ से निकाली, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने कल आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है जी, जिसका मतलब है कि अगर रेडियस बढ़ेगा सेंटर से जीते, रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, सेंटर से दूर जा रहे हैं, दायरा बड़ा होता जा रहा है, टा भी बढ़ेगी, रेडियस कम होगा तो टा भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि
एड रेडियस आर, एड रेडियस आर, जब रेडियस आर होता है, ठीक है, तो उसका स्ट्रेस होती है टा। तो जब रेडियस एक्स होगा तो स्ट्रेस होगी टा एक्स। अब इनका आपस का रिलेशन इसने निकाला है, वो उसने कहते हैं निस्बत तनासुब, वहाँ से उसने निकाला है कि उसने यानी ये यहाँ से निकाला है। उसने कहा जी कि जो एक्स को आर से रेशो है, जो एक्स को इस एक्स को जो इस आर से रेशो है, क्योंकि मैंने बताया ना कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इस एक्स को आर से ये वाला जिसका आपस का जो रेशो है वही रेशो टा एक्स को टा से, ठीक है, ठीक हुई बात। तो बेसिक इक्वेशन यूँ बनी थी, ये यूँ थी, टा एक्स ओवर टा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। अगले स्टेप में उसने क्या किया, अगले स्टेप में उसने वो किया जो आप देख रहे हैं कि टा उधर चला गया, तो टा एक्स बराबर आ गया टा इंटू एक्स ओवर आर, ठीक है। तो अगले स्टेप में उसने ये किया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई सारी आप देख रहे हैं। तो ना ये बन गया, ये फॉर्मूला बन गया टा एक्स ओवर टावर, तो यहाँ से ये आ गया। फिर टा क्या है, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है जो कि इसकी सरफेस के ऊपर आ रही है, ये टी है, और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो टा है, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ अब कह रहा है टर्निंग फोर्स कितनी आती है, व्हाट इज टर्निंग फोर्स, टर्निंग फोर्स कितनी है, ये कौन सी टर्निंग फोर्स है, लाजिम टर्निंग, ये टर्निंग बेसिकली ये वो टर्निंग फोर्स है जो आपको पता है कि टी जो होता है ना वो एफ इंटू डी होता है, ये है टर्निंग, इस एफ की बात कर रहा है वो टर्निंग फोर्स एफ, वो है शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया। अब आप कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया, यार वहीं से आया भाई, जैसे शेयर स्ट्रेस निकाली थी, टा इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टिंग एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आती है, बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है बात। तो यहाँ से अगर हमने ये आर निकालना हो तो क्या होगा, ए इधर चला जाएगा तो आर आ जाएगा टा इंटू ए, तो वो यही कर रहा है टा शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, इसी फार्मूले को यहाँ पे लगा, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा। नाउ टर्निंग फोर्स इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो शेयर स्ट्रेस जो है वो उसने निकाल दी कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टा एक्स है, और जो एरिया है वो उसने यहाँ पे इसने गलत लगाया है। ये क्वेश्चन कर लें, ये क्वेश्चन डी एक्स नहीं है एरिया, ये एरिया जो है ये डी एक्स नहीं है, ये एरिया है डी ए, दिस इज डी ए, ये वाला डी ए, ये ठीक है। तो ये इसको क्वेश्चन टा एक्स इंटू डी ए, अब टा एक्स की वैल्यू उसने यहाँ से निकाल ली, टा इंटू एक्स ओवर आर, टा एक्स की वैल्यू टा इंटू एक्स ओवर आर, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, ये जिसको अंदर आ रही वैल्यू पुट की, ये मल्टीप्लाई बाई डी ए, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या, टा इंटू एक्स ओवर आर इंटू डी ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये डी ए की वैल्यू यहाँ पुट, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये भी वैल्यू पुट होगी, ये भी होगी। इसके बाद से उसको जो राउंड किया है, जब राउंड किया है तो ये वैल्यू आ गई ना टू पाई टा ओवर आर, टू पाई टा ओवर आर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसने यहाँ पे भाई ने इसने यहाँ पे एक और गलती और की है, यहाँ ये एक्स नहीं है, ये यहाँ एक्स नहीं है, टू पाई ये बनेगा टा, टू ये बनेगा टा, ठीक है, ये बनेगा जो बन रही टू पाई टा ओवर आर और आर इंटू एक्स स्केयर डी एक्स, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे एक्स लगाया हुआ है, ये गलत लगाया हुआ है, इसको आपने सही कर लेना, ये एक्स नहीं है ये टा है, दिस इज, ये एक्स नहीं है, यहाँ पर ये टा है, तो बनेगा टू पाई टा और आर इंटू एक्स स्केयर डी एक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से कहता है कि जनाब के जब ये हो गया, कहता है जी वी नो दैट, एक सेकेंड, नाउ व्हाट इज सेइंग, वी नो दैट टर्निंग मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, टर्निंग मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, अभी ये पहले निकाली उसे टर्निंग फोर्स, ये पहले निकाली है टर्निंग फोर्स, दिस इज टर्निंग फोर्स, तो ये ध्यान रखें, दिस इज टर्निंग फोर्स, ये एक टर्निंग फोर्स है। अब वो टर्निंग मोमेंट निकाल रहे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई, आपको पता है कि मोमेंट या टॉर्क किसी और कुव्वत ज़रब कुव्वत का बाजू, तो जो टर्निंग मोमेंट है या टॉर्क है वो बराबर टर्निंग फोर्स ये वाली मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस द शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट अपने एक्सिस के घूम रही है, तो टर्निंग फोर्स तो ये आ गई टू पाई टा और आर, जो यहाँ बताया था सही कर लेना इसको, टू पाई टा और आर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस द शाफ्ट, कितना इसका यहाँ से डिस्टेंस है वो एक्स है, तो इंटू एक्स आ गया, ठीक है। एक्स इससे मल्टीप्लाई कर गया तो ये बन गया टू पाई टा और आर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब ये ध्यान में रखें कि ये वाला जो निकाला ना ये बिल्कुल वही है जैसे
चैप्टर नंबर 10 के अंदर करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो ये एक एलिमेंट के लिए निकाल लिया। ठीक है, ये एक एलिमेंट की बात है। कौन सा एलिमेंट? ये पतला सा एलिमेंट। ये तो यहाँ से बहुत मोटा करके दिखाया, इतना मोटा नहीं होता, एक बारीक सा एलिमेंट दिखाना चाहिए, सिंपल एक लाइन का दिखाना चाहिए। तो इसके बाद जब इसको इंटीग्रेट किया, कहता था टोटल टार्क, ये तो टर्निंग मोड इस एलिमेंट के ऊपर लगा है ना, इस एलिमेंट को अगर हम टोटल टार्क लगा रहे हैं जो शाफ्ट के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? विद द शाफ्ट कैन विथस्टैंड, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट इट। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल टार्क के हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर दें इसको, तो 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, पाई बाहर, और टा बाहर। टा भी फिक्स है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो टा है ये वो स्ट्रेस है जो शाफ्ट के बाहर की सतह पर है। मैक्सिमम टा मीन्स टा मैक्सिमम, ये टा जो है बाहर सतह के ऊपर टा है। ठीक है, तो ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। 2 जो कांस्टेंट बाहर आए थे इंटीग्रेशन, 2 पाई टा बाहर आ गया, आर इज रेडियस ऑफ शाफ्ट वही बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा जी? अंदर आ गया ये एक्स स्क्वायर, नहीं ये भी एक्स ही कर लें इसको, माशाल्लाह काफ़ी सारी गलतियाँ हैं किताब में। ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। तो ये आ गया 2 पाई टा और आर इंटू एक्स क्यूब, जो ये एक्स क्यूब था इसका इंटीग्रेट किया, और इसकी जो लिमिट लगेगी आप समझ सकते हैं कि यहाँ 0 से लेकर एक्स कहाँ होता है, 0 से लेकर, और यहाँ पर 0 का, और जब बाहर जाएंगे तो आर होगा, तो यही लिमिट लग जाएगी 0 टू आर। वो आप हिसाब इंटीग्रेट कर लें, इसकी ताकत 4/4 आ जाएगा, इसलिए वैल्यू लगाएंगे तो फाइनल जो आपका जवाब आएगा, ठीक है, जो फाइनल आपका जवाब बना वो बना है π/16 टा इंटू डी क्यूब, π/16 टा इंटू डी क्यूब, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। t = π/16 टा इंटू डी क्यूब। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करना है, इसको याद कर लें, ये याद करना पड़ेगा। टा t = टॉर्क = π/16 टा डी क्यूब। ना ये फार्मूला एक और आपने प्रूफ कर दिया है, ये भी प्रूफ आया तो होता है, ये भी प्रूफ, अगर इसका प्रूफ आएगा, अगर ये प्रूफ आया तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से, इधर से स्ट्रेंथ और यहाँ से शुरू करेंगे, और इसको यहाँ से लेकर जहाँ पे प्रूफ कर दिया है यहाँ तक आगे ख़त्म कर देंगे, तो ये आपको फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो सॉलिड शाफ्ट के लिए किया है, दिस फॉर सॉलिड शाफ्ट। इसके बाद अगला यही वाला फार्मूला जो उसने अप्लाई किया है, साबित किया उसने, सेम फार्मूला वो उसने हॉलो शाफ्ट के लिए किया, सेम चीज़ फॉर हॉलो शाफ्ट। ठीक है, इस हॉलो शाफ्ट वाले में भी एक करेक्शन आप कर लें, हॉलो शाफ्ट में भी ये करेक्शन आपको करवाता हूँ, ये आपने खुद करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ समझा दी। जैसे सॉलिड शाफ्ट के लिए यहाँ पे दो डाई हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो इसको आप खुद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्निंग फोर्स, यहाँ आ रहा है ना, ये स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ उसको फिर वही गलती कर रहा है। ये किताबत गलती है, आथर गलती नहीं है, किताबत वाले ने गलती की है, तो लेकिन ये जिम्मेदारी थी खुरमी साहब की, वही पढ़ते। ये डी एक्स नहीं आना है यहाँ ना ना ना, यहाँ पे एरिया है ना, तो यहाँ पे आएगा डी ए, ठीक है, ये डी ए आएगा, ओके। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ग्रुप में भी भेजी थी, वो आप वहाँ जाके देख लें, ठीक है। तो एंड में जाके ना इसने यही चीज़ से उसी पैटर्न जैसे सॉलिड के लिए किया है, उसी पैटर्न करते करते जाना, और एंड में जाके इसने वाला फार्मूला प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे जाके t = बिल्कुल वो इंटीग्रेट किया, पहले एक उसने रिंग के लिए किया, फिर उसको पूरे फैला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो एंड में जाके t = जो फार्मूला आएगा, ये फार्मूला बन रहा है, t = π/16 टा इंटू d4 माइनस d4 और d, ठीक है। इसमें जो कैपिटल डी है ये आउटर डाया है शाफ्ट का, और जो स्मॉल डी है वो इनर डाया है, हॉलो शाफ्ट है ना, तो इसलिए ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये आप लोग खुद करें, ये कर सकते हैं आप, हर चीज़ यहाँ पे क्लास में भी नहीं हम करवाते हर चीज़, ये तो क्योंकि एक चीज़ बुनियाद समझा दी है ना वो। इसका आगे आ जाएं, पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट। पावर ट्रांसमिट क्या होती है, याद रखें कि मेन पर्पस ऑफ शाफ्ट क्या है। मेन पर्पस का ये है कि हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। मेन पर्पस ऑफ ए पावर शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, या फ्रॉम वन वर्किंग यूनिट टू द अदर यूनिट, फ्रॉम वन वर्किंग स्टेशन टू द अदर वर्किंग स्टेशन।
नाउ कंसीडर रोटेटिंग शाफ्ट, एक शाफ्ट रोटेट कर रही है, ठीक है, जो कि पावर ट्रांसमिट करने की लाजमी बात है। एन क्या है, उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है पर मिनट, दीज आर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, आर पी एम, इसको कहते हैं आर पी एम, दिस इज आर पी एम। और टी क्या है, एवरेज टॉर्क है किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। नो यहाँ पे आप देखें, हम कहते हैं व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन पर मिनट, वर्क डन पर मिनट। तो पहले वर्क डन पर मिनट है, तो वर्क डन जब पर मिनट आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपको पता है डब्ल्यू जो बराबर होता है वो एफ इंटू डी के बराबर होता है, डब्ल्यू इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स बॉडी लगी जिस फोर्स के तहत धीरे से उसने कुछ डिस्टेंस डी तय किया, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। हम पर मिनट में बात करें, वर्क डन पर मिनट में निकाल रहे हैं, ठीक होगी बात। तो फोर्स क्या है, बड़ी अहम बात है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स क्या है, टी, टी ये बड़ी अहम है, टी इंटू टू पाई एन, टी इंटू टू पाई एन। जब रोटरी मोशन होती है ना, जब स्टेट मोशन होती है ना, तो वहाँ पे और चीज़ होती है, यहाँ पे और चीज़ होती है, राइट। तो यहाँ पे स्टेट ये होती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। और जब सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, तो वहाँ पे जो होता है ना, जो वर्क निकलता है, वहाँ वर्क निकलता है टा ओमेगा से, टा, हम ये रेफर लगाएं डब्ल्यू टा ओमेगा, तो सॉरी टा नहीं, टी ओमेगा, टी नॉट टा, वो टा मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, डब्ल्यू इक्वल टू टी ओमेगा। तो टी इज़ अ टॉर्क, ठीक है, टी इज़ अ टॉर्क, और ओमेगा क्या है, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। और लाजमी बात है वो क्या एंगुलर वेलोसिटी, वो पर सेकंड में आएगी ना, ये हमने टाइम को उठा के ये बटे में होगा ना, ठीक है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट, वो पर होगा बटे में, वो इधर चला गया, ठीक है। तो टी इंटू टू पाई एन, टू पाई एन, टू पाई एन क्या है, एन क्या है, ये रेवोल्यूशन है पर मिनट, रेवोल्यूशन पर एक मिनट में जितने चक्कर काटती है शाफ्ट। और टू पाई है, टू पाई क्या है, टू पाई ये पूरा ये टू पाई है, तो टू पाई एन जितना उसने डिस्टेंस तय किया, टू पाई एन टी, टू पाई एन टी, ये बन गया वर्क डन पर मिनट। और वर्क डन पर सेकंड कितना होगा, लाजिम पर मिनट है तो उसको जनाब 60 डिवाइड कर दो, टू पाई एन टी डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ठीक है। अब जो वर्क डन पर सेकंड होता है वो क्या होता है, उसी को तो हम पावर कहते हैं। वो कहता है जनाब कि जी पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड की बात कर रहा है, ठीक है, टू पाई एन टी डिवाइड बाई 60, टू पाई एन टी डिवाइड बाई। अच्छा यहाँ पे ये गलती कर रहा है, वो कह रहा है किलो, मैंने क्वेश्चन भी कराई थी, किलो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये न्यूटन मीटर में आएगा, ये ध्यान में रखना, ये किलो लगाया ना इसमें, ये गलत है, ये न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो टू पाई एन टी डिवाइड 60 न्यूटन मीटर। उसके बाद यही चीज़ वर्क डन पर सेकंड जो इसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिटेड, तो कहता है पावर ट्रांसमिटेड क्या है, टू पाई एन टी डिवाइड बाई 60, राइट। और इसके बाद सीधा आप लिख सकते हैं, इतने इसी घुमाना फिराने की जरूरत नहीं, बस ये हमें सही इतना चक्कर गया। वर्क डन पर सेकंड इज दिस, एंड वर्क डन पर सेकंड इज पावर, वर्क डन पर सेकंड इज पावर। तो पावर कितनी बन गई, टू पाई एन टी डिवाइड बाई 60, बस ये आ गया, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे किलो वाट लिख रहा है, किलो वाट की बात नहीं है, दिस नॉट किलो वाट, दीज आर वाट्स, दीज आर वाट्स, ठीक है, वाट में, ओके। वो कह रहे हैं द टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर, देन वर्क विल आल्सो बी इन न्यूटन मीटर, द पावर विल बी इन वाट, ओके जी। ये अब आपका हो गया ना चीज़, अब आप आगे आ जाइए। पोलर मोड ऑफ इनर्शिया, पोलर मोड ऑफ इनर्शिया, ये वो चीज़ है जो आप पहले कर चुके हैं, पोलर मोड ऑफ इनर्शिया आप पहले भी कर चुके हैं। वो मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं आपको रिकॉल कराया, तो मैंने बताया था कि मैंने आपको क्या बात है इसी कि भाई ये कोई स्मॉल वेज स्मॉल एरिया है, ठीक है, इसका आप अबाउट एक्स एक्सिस ले सकते हैं, सेकंड मोड ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस ले सकते हैं, और अबाउट जेड एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है, ठीक हुई बात। तो मैंने बताया था कि अबाउट आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस तो हम कहेंगे ना आई एक्स है, अबाउट वाई एक्सिस हम कह देंगे आई वाई है, और अबाउट जेड एक्स जो है वो हम उसको हम आई जेड नहीं कहते, उसको हम आई जेड नहीं कहते ना, कह सकते हैं आई जेड नहीं कहते, इसकी जगह हम क्या कहते हैं, जब कहते हैं जे, जिस कॉल्ड जे, सेकंड पोलर मोड ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पोलर मोड ऑफ इनर्शिया। ये कौन सा एक्सिस होता है, जेड, ये वो जेड एक्सिस होता है जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं पोलर मोड ऑफ इनर्शिया की। तो हम इस पर आ जाते हैं हम,
come to the topic. The moment of inertia of a plane area with respect to an axis perpendicular to the plane of figure is called polar moment of inertia with respect to that point where the axis intersects the plane. ठीक है, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, बिना बात को पेचीदा करता है ये बंदा. ये इसी तरह लिखें, the moment of inertia of a plane area with respect to an axis perpendicular to the plane of the figure is called polar moment of inertia. बस है, ये इसकी जरूरत नहीं आगे इतना ये जितना ये. ठीक है. I think it is making some problem. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. ये बीच में ना एक पेन जो है ये गड़बड़ कर गया था, इसको दोबारा ऑन किया. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आगे जो ना ये काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस जितना लिखा रहा है इतनी काफ़ी है आपके लिए. ठीक है. इन ए सर्कुलर प्लेन, इन सर्कुलर प्लेन में दायरा, दिस इज सर्कुलर प्लेन, दिस इज ए सर्कुलर प्लेन. दिस पॉइंट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट हमेशा इसका सर्कल का सेंटर होता है. हमें कहता है, हमें पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं 27.3 के अंदर टा और आर इक्वल टू सी थीटा और आर, ये हमने प्रूफ किया है. और दूसरा प्रूफ हमें अभी किया है टी इक्वल टू पाई बाई 16 टा इंटू डी क्यू. ये दो प्रूफ हमारे हो चुके हैं. ठीक है. इसका मतलब ये है, कहता है ये इसका मतलब ये है, अगर ये है तो यहाँ से टा को इधर रखो और बाकी सब कुछ उठा के इधर ले जाओ. ये क्या हो जाएगा, टा इक्वल टू 16 ऊपर चला जाएगा और पाई और डी क्यूब नीचे आ जाएगा. तो यहाँ से बन जाएगा टा इक्वल टू 16 टी डिवाइड बाई पाई डी क्यूब. ठीक है. ये वाली जो वैल्यू है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दें टा के अंदर. ठीक है. ये क्या बन जाएगा आपका, टा की जगह आ जाएगा 16 टी ओवर पाई डी क्यूब बटे में इस तरीके से आर आ जाएगा सी थीटा और एल. तो यहाँ से वाली इक्वेशन एक बन जाएगी. और इसके आगे हमने क्या करना है देखें. ये प्रूफ बड़ा अहम है, एग्जाम में आते हैं वाले प्रूफ भाई. ये आप लोग पढ़ लेना घर जाके, तो अच्छे से याद करने. घर तो जाना नहीं, आप तो पहले ही घर में बैठे. तो इसका एसेंस को आप फर्दर सिंप्लीफाई किया इसने, वो आप देखते जाएं. 16 बटे चला गया, यहाँ पे पाई और 16 डी क्यूब आर हो गया, टी ऊपर रह गया सी थीटा और एल. टी इक्वल टू, यहाँ से आप देखें पाई और 16 डी क्यूब और आर क्या है, पहले डी क्यूब था और डी था. आर की जगह उसने आर रेडियस जो होता है वो डी ओवर 2 के बराबर होता है, डी ओवर 2 के बराबर. तो जो डी जो है ऊपर D4 हो गया और जो मल्टीप्लाई जो 2 था वो 16 से मल्टीप्लाई करके 32 बन गया. सो तो ये बन गया पाई ओवर 32 D4 बटे सी थीटा ओवर एल. यहाँ से उसने फिर क्या किया आगे, उसने यहाँ से टी ओवर जे, व्हाट इज जे, पाई ओवर 32 D4, पाई ओवर 32 D4. ये इसने ये पाई ओवर 32 D4 से कहाँ से निकाला था, गौर करें, ये जे है, दिस इज जे सी थीटा और एल, सी थीटा और एल. ठीक है. ये जे क्या है, पाई से D4. ये अगर आपको याद होगा, आपने, मैं बताता हूँ, याद कराता हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं तो ये दायरा है और ये है भाई इसका एक्स एक्सिस और ये है इसका वाई एक्सिस. ठीक है. तो आपने पढ़ा था कि दायरे के लिए आई एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 64 D4, जबकि डी इसका डाया है, डी इसका क्या है, दायरे का डाया. और आई वाई, क्योंकि दायरा हर तरफ एक जैसा होता है तो वो भी यही होता है, पाई ओवर 64 D4. अब बात है कि ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई की, ये दोनों हमें पता लग गए. व्हाट अबाउट दिस, ये इसकी इस पॉइंट के ऊपर दायरे के सेंटर जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, जो ऊपर से आता है इसको इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्क्रीन. ठीक है. उसे कहते हैं पोलर एक्सिस. पोलर एक्सिस वो एक्सिस होता है, देखें एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रहा है पूरा सरफेस के अंदर है, इस दायरे की सतह के जो सतह आपको नज़र आ रही है, जो आपकी स्क्रीन उसके अंदर पूरे का पूरा, इसका एक भी पॉइंट बाहर नहीं है. जो वाई है ये भी पूरे का पूरे सतह के अंदर है, लेकिन जो जेड एक्सिस होगा वो पूरा सतह के अंदर नहीं होगा, उसका सिर्फ एक ही पॉइंट सतह के अंदर होगा और वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो एक्स और वाई को इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर से आएगा
और सीधा इंटरसेक्ट करके दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्सिस जो सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, उस एक्सिस को कहते हैं पोलर एक्सिस। नाम बेशक जो मर्जी दो, ठीक है, नाम उसे कभी एक्स कह दें कभी वाई, वो कोई मसला नहीं, पर पोलर एक्सिस वही होता है। आपने याद होगा, आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो था आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये था आपका परपेंडिकुलर थ्योरम। तो आई जेड क्या होता है? आई जेड ही तो जे होता है। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू, यहाँ पे बता आई एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2i x, 2i x की वैल्यू क्या है? पाई ओवर 64d4, पाई ओवर 64d4 पूरा काटते हैं, क्या आया? पाई ओवर 32d4, वो छोटा डी हो गया यहाँ पे, इतना फर्क डाल दिया मैंने। हाँ जी, यानी बड़ा डी कर लीजिएगा इसको, ये बड़ा डी है, कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं सही, d4, d4। ठीक है, ये जे की वैल्यू आ गई, दिस इज जे। ठीक है, वो यही कह रहा है कि जे पाई ओवर 32d4, ये पाई ओवर 32d4 है, इसकी जगह उसने वैल्यू दी है जे की। कहाँ से? वो यहीं से, मैंने आपको हवाला दे दिया है। तो पाई ओवर, तो टी ओवर जे इक्वल टू सी थीटा ओवर एल, टी ओवर जे इक्वल टू सी थीटा ओवर एल। तो ये अब आप नोट कर लें या वीडियो को रोक के। ठीक है, तो टी ओवर जे इक्वल टू सी थीटा ओवर एल, ये जनाब आपके पास एक जनाब और प्रूफ आपके पास आ गया। ठीक है, ये एक और प्रूफ आ गया आपके पास, अनदर प्रूफ। इससे पहले आप एक और प्रूफ कर चुके हैं, वो क्या आप कर चुके हैं? याद है आपको? वो आप कर चुके हैं, टा ओवर आर इक्वल टू सी थीटा ओवर एल, ये प्रूफ आप कर चुके हैं। तो टॉपिक 27.3 के अंदर ये प्रूफ कर चुके हैं, और ये आपने टॉपिक इसमें कर लिया। अब आप देखें, टा ओवर आर और टी ओवर जे, इन दोनों में आपस में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक लिंक बनता है। वो क्या? कि ये दोनों टी बटा जे जिस चीज़ के बराबर है, जिस चीज़ के, वो क्या? सी थीटा ओवर एल, उसी चीज़ के बराबर टा ओवर आर है। तो अगर दो चीज़ें आपस में जिनका लिंक ना हो, लेकिन वो एक ही चीज़ के बराबर हो, उसका मतलब वो आपस में ही बराबर है, तो हम लिखेंगे टी ओवर जे इज इक्वल टू टा ओवर आर इक्वल टू सी थीटा ओवर एल। जनाब ये हमारी जनाब वो टॉर्शन इक्वेशन हमारी साबित हो गई। तो एग्जाम में ये अक्सर पूरा प्रूफ आता है, एज इट इज़, ये प्रूफ करो, पूरा प्रूफ आता है। ठीक है, ये बड़ा अहम है, इस प्रूफ को आपने करना है। अगर ये पूरे का पूरा प्रूफ आ जाए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये पूरा प्रूफ आ जाए, इसको हम कहते हैं टॉर्शन इक्वेशन, दिस कॉल्ड, भूलना नहीं है, टॉर्शन इक्वेशन कहते हैं इसको, टॉर्शन फार्मूला भी कहते हैं, दिस इज टॉर्शन फार्मूला भी कहते हैं, टॉर्शन इक्वेशन ही कहते हैं। अगर ये आ जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने टॉपिक 27.3 जो है वो वाला आपने प्रूफ करना है। ठीक है, 27.3 वाला टॉपिक जो डायग्राम बनी है, पेज नंबर 654 के ऊपर है ये टॉपिक। ठीक है, मैं बुक देख के बता रहा हूँ। तो पहले आपने 27.3 टॉपिक करना है पूरा। ठीक है, जब 27.3 टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने इस टॉपिक पर आ जाना है, 27.7 के ऊपर। तो पहले टॉपिक से 27.3 करेंगे, फिर आपने 27.7 करना, ये दोनों करेंगे तो आपका ये वाला प्रूफ जो है वो हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। राइट, ओके। सो इसे थोड़े नोट्स हैं, नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, वो नोट्स उसने ये बताया कि जो सॉलिड शाफ्ट होती है उसके उसने बताया कि जी सॉलिड शाफ्ट के लिए जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं। पाई बटा 32d4, पाई बटा 32 d4 होता है, ये वाला। तो ठीक है ना, कहता है जब हॉलो शाफ्ट होगी तो वहाँ पे क्या होगा? पाई बाई 32d4, डी आउटर है माइनस स्मॉल डी जो इनर है, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये दोनों आपने फार्मूला ये भी याद रखना, ये बड़े अहम है दोनों। ये फार्मूला कोई नहीं आपको बताया, वेयर डी इज इंटरनल डाया,
एक और बात, द टर्म जे और आर, ये टर्म है जे और आर, ये बड़ी अहम है। ये ऐसी डेफिनेशन जो सामने दी उसको कहते हैं टॉर्शनल सेक्शन मॉडुलस। याद रखना है बहुत। टर्म क्या है? जे और आर। ये कहाँ से है जे और आर? यार जे पोलर मोड ऑफ एरिया और आर क्या उसका रेडियस है। उसे कहते हैं टॉर्शनल सेक्शन मॉडुलस। टॉर्शनल सेक्शन मॉडल भूलना नहीं है। या इसका एक और नाम है पोलर मॉडुलस। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, या निकाल के यहाँ से देता वो लड़के तो हो ये कहाँ पे आ गई, बाद में पता लगता है यार यहाँ तो ये दी थी। ठीक है जी। तो इसको छोड़ दें डिसिमिलर सेक्शन मॉडल, ये भी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आपको पता है सेक्शन मॉडल तो अगले इसमें आएगा। तो इसको कहते हैं टॉर्शनल सेक्शन मॉडल्स या पोलर मॉडल्स। ठीक है। और इट विच इज इक्वल टू, अच्छा ये भी छोड़ दें इस लाइन की, इसकी लाइन जरूरत है। ठीक है, बस इतने हमने करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए जो इसका जो सिंबल है वो ZP है। सिंबल क्या है इसका? ZP। तो ZP बराबर होता है, मैं सॉल्व कराता हूँ, लोग खुद ही कर लेना। जे और आर, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ देख लो, π/32d4। ठीक है। इनटू बटे में क्या है जी आर। इतने से पता मुश्किल बनाते हैं अच्छी वाली चीज़ का। ये आर क्या है? रेडियस है। ठीक है। तो रेडियस के बराबर होता, किसके बराबर होता रेडियस? बता सकते हैं? रेडियस इज इक्वल टू डाई का हाफ। ठीक है। तो क्या होगा? ये बन जाएगा π/32d4। वैसे तो मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी जो वाम है ना, यानी जो स्टूडेंट मेजोरिटी उनको बेचारों घूम जाना है। तो ये 2 भाई से कट जाएगा, 16 आ जाएगा। डी से कटेगा इससे, यहाँ पे रह जाएगा बाकी ताकत 3। तो क्या बन जाएगा? π/16d3। π/16 उसने ये दिया कि ZP इज इक्वल टू π/16d3। यही चीज़ है। ठीक है बात? ओके। अब हॉलो शाफ्ट के लिए या वैल्यू निकालें, उसी के से करना वही जे और आर करके जे की वैल्यू पुट करें। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? ये वाली। ठीक है। और आर की वैल्यू पुट करें रेडियस। ये बड़ा है, यहाँ पे आर कौन सा आएगा हॉलो शाफ्ट में? याद रखना है हॉलो शाफ्ट के लिए आर जो होगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है। कौन सा मिनिमम? इंटरनल आया, एक्सटर्नल नहीं आएगा। ये भूलना नहीं है इस बात को। ठीक होगी बात? ओके चलें, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।